Assalamualaikum students. I am Muhammad Waqas Lahi. Today we are going to study third lecture of organic chemistry. You know that हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने उसका लेक्चर 2 स्टडी किया और उसमें ना हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट द एंड हमने उसको स्टार्ट किया था। आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करने जा रहे हैं। लेट स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज जो हमारा फर्स्ट फिलॉलजी है वो इन 4 प्रॉपर्टीज को है, दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सिटी से मीनिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का मुराद होता है, कॉम्प्लेक्सिटी का जो उर्दू में मतलब बनेगा हम इसको कहते हैं पेचीदा, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेचीदगी पाई जाती है। किस तरह की पेचीदगी है? वेरी सिंपल बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली यू नो कि कार्बन कैटिनेशन करता है और कैटिनेशन करके बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है और उसके बाद लार्ज रिंग्स बना लेता है। और जब लार्ज रिंग या बड़ी चेन बनाता है, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आ जाते हैं, तो उससे मुराद है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। यानी सिंपल वर्ड में मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बन जो है ना, कार्बन एटम बाय मीन्स ऑफ कैटिनेशन, कार्बन जो है बाय मीन्स ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन की मदद से जो कार्बन है वो क्या करेगा, फॉर्म बना देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कार्बन जो है वो कैटिनेशन के मीन से, कैटिनेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। कैटिनेशन करके बड़ी बड़ी चेन्स, बड़े बड़े रिंग बना देने के बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक नेचर के बन जाते हैं, ड्यू टू व्हिच वी कैन से दैट दिस वन इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कीप इट इन माइंड प्लीज। जैसे मैं एक फार्मूला बताता हूं, C5H10O5 और इसको ना मैं यहां पे N लिखता हूं। इस N से मुराद है, इस N से मुराद है नंबर ऑफ C5H10O5, यानी इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जब आपस में इकट्ठी होती है, इस तरह के मॉलिक्यूल सैकड़ों, हजारों, N1 से लेके N1 से लेके सैकड़ों तक N हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखें कि ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला है स्टार्च का फार्मूला है। इसी तरह कार्बन से मिलके लंबी चेन्स बनाएगा या रिंग बना देगा तो वो भी कॉम्प्लेक्सिटी का कंपाउंड बन जाएगा, आई मीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मीनिंग है मुशाबिहत, आपस में मिलते जुलते होना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत बड़ी नेचर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कॉमन रखते हैं। तो याद रखिएगा उन प्रॉपर्टीज के कॉमन होने की बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं उनकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं बता, हम जो है क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्लासीफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का OC से मुराद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे क्लासीफाई करते हैं और इनकी हम बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। अब वो होमोलोगस सीरीज कौन सी हैं? होमोलोगस सीरीज में जैसा कि होमोलोगस सीरीज में है अल्केन। अल्केन किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली का नाम है, एक पूरी सीरीज का नाम है। इसके अंदर सैकड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। दिस वन इज द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वन इज द सीरीज, दिस वन इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
इसी तरह से सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे अल्कीन बनाया जा सकता है, हम अल्कोहल्स बनाते हैं एंड मैनी मोर। इस तरह की सीरीज, इस तरह के जो ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनको बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि इन कंपाउंड्स की आपस में सिमिलैरिटीज है। जैसा कि अल्केन का कोई भी मेंबर ले लें, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी अल्केन की तमाम मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिलेटिवली मैच करती हैं। अब इसका फायदा क्या है भला? इन सिमिलैरिटीज के बिहाफ पे ये जो होमोलोगस सीरीज बनाई हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका फायदा क्या होगा, केमिस्ट्री में इन सीरीज का क्या फायदा होगा? तो वेरी सिंपल, अगर फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूं कि अल्केन के तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टीज बताएं, यानी प्रॉपर्टीज अल्केन की प्रॉपर्टीज बताएं, तो अल्केन के सैकड़ों मेंबर हैं। आप क्या करेंगे, पहले उसका पहला मेंबर है मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, इस तरह से पूरी सीरीज है। फिर आपको ये करना होगा कि पहले मीथेन की प्रॉपर्टी स्टडी करें, उसका एक्सपेरिमेंट्स करें, लेबोरेटरी में देखें, फिर उसके बाद इथेन को, प्रोपेन को, यानी आपको कई एक्सपेरिमेंट दोहराने पड़ेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्टडी करने पड़ेंगे, तब जाके अल्केन की तमाम प्रॉपर्टी स्टडी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अल्केन की तमाम प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, चूंकि अल्केन के तमाम मेंबर्स में सिमिलरिटीज पाई जाती है, तो उनका फायदा ये कि हमने चूंकि अल्केन एक सीरीज बना रखी है ऑन द बिहाफ ऑफ सिमिलरिटीज, तो अब आप अल्केन की तमाम प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए जरूरी नहीं है कि अल्केन के हर मेंबर को सेपरेटली स्टडी किया जाए, बल्कि मैं आपसे कहता हूं अल्केन की प्रॉपर्टी स्टडी करें, प्रॉपर्टीज बताएं। तो आप अल्केन का एक मेंबर लें, CH4 आई मीन मीथेन, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें और आप कहें कि साहब बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, बाकी जो आई मीन इसके रिमेनिंग मेंबर्स हैं अल्केन सीरीज के, उनकी प्रॉपर्टीज मीथेन जैसी ही हैं। तो फायदा ये हुआ कि एक ही मेंबर की प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद बाकी तमाम सीरीज के तमाम मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज उनको स्टडी कर पाएंगे, मतलब इकट्ठी स्टडी हो सकती है। द नेक्स्ट वन इज नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक से मुराद है जिसमें नो आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक कंपाउंड को कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसकी नेचर या तो कोवेलेंट हो सकती है या फिर आयोनिक हो सकती है। नॉन आयोनिक नेचर से मुराद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोनिक नेचर नहीं है। आयोनिक नेचर ना होने से मुराद क्या है कि उनमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें आयनिक बॉन्ड जो है वो एब्सेंट है। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर आयनिक बॉन्ड एब्सेंट है तो फिर उसमें बॉन्ड है कौन सा? द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज कोवेलेंट नेचर। कोवेलेंट नेचर से मुराद क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे हैव ओनली ये सिर्फ रखते हैं, ये रखते हैं सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद क्या है? कीप इट इन माइंड प्लीज कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, मैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मैं कहता हूँ साइक्लोहेक्सेन। हर कार्बन हाइड्रोजन दो रखता है, लेकिन मैं जो बात आपसे क्लियर करना चाह रहा था वो ये है कि हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एक कार्बन, आप इसके तमाम बॉन्ड्स को स्टडी करें तो पता ये लगेगा कि ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जितने भी बॉन्ड हैं साइक्लोहेक्सेन में, दैट आर कोवेलेंट इन नेचर, यानी इसका जो ईच बॉन्ड है, हर जो इसका बॉन्ड है वो कैसा है? वो कोवेलेंट नेचर का है। आई मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो इट्स मीन्स दैट कोवेलेंट नेचर organic compound only contain covalent bond. It means that they have no ionic bond. So that we can say that organic compound are also called ये कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। इनको कोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि इनमें कोवेलेंट नेचर है और इनमें सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इनकी कंडक्टेंस स्टडी करें कि इनमें से करंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से गुजरेगा या नहीं, तो याद रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये बात है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब इसकी रीजन क्या है? याद रखिए कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके कंडक्ट होने के लिए या तो कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होने चाहिए जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या फिर फ्री आयंस होने चाहिए। फ्री आयंस, आयन से मुराद है पॉजिटिव वाला आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की प्रेजेंस होगी तो करंट गुजरेगा, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा कि मेटल्स में होता है, इलेक्ट्रॉन आजाद होंगे, एज अ एनर्जी कैरियर काम करेंगे तो तभी करंट का बहाव होगा। अदरवाइज इन दोनों की एब्सेंस में कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो याद रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो प्रेजेंस ऑफ आयंस। ना इनमें आयंस हैं ना इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ड्यू टू विच दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आपके लिटरेचर में ऐसे भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनमें से इलेक्ट्रिक करंट का बहाव नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स से मुराद है माखज, सोर्स से मुराद है, उर्दू में इसका मतलब होता है माखज। आप इसको माखज कह लें, आप इसको इंग्लिश में ओरिजिन कह लें, यानी जराए कह लें जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाला जाता है। तो मैंने यहां पे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर 4 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनमें फर्स्ट वन है प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधे और जानवर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स हुआ करते हैं। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स चाहे वो प्लांट्स लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। नॉन लिविंग से मुराद है कि डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स लिविंग हैं या उनकी डेड बॉडीज है, दोनों सूरतों में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। लेकिन याद रखिएगा कि हम इसको यानी प्लांट्स और एनिमल्स को मेजर नहीं मानते, हम इन 3 को मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। आई मीन कोल, आई मीन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, इनको हम एज मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें कोल है, कोल भी, और उसके बाद नेचुरल गैस भी एक मेजर सोर्स है, उसके बाद पेट्रोलियम भी मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन एक बहुत अहम बात, एक बड़ी खूबसूरत बात, एक बड़ा खूबसूरत जुमला वो ये है कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इन तीनों को कोलेक्टिवली बेटा जी फॉसल फ्यूल्स कहा जाता है। फॉसल फ्यूल कहा जाता है। अब ना ये बोर्ड के एग्जाम में एक एमसीक्यू आया हुआ है। आप जरा इसको आप जरा कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें। एमसीक्यू आया हुआ है बोर्ड में ये कि which one of the following is the source of organic compound? Question is that which one of the following इनमें से कौन सा मेजर सोर्स कह लें या सोर्स कह लें, मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑप्शंस क्या है भला? ऑप्शंस हैं ए पे लिखा हुआ है कोल, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ था पेट्रोलियम,
ऑप्शन सी पे लिखा हुआ था नेचुरल गैस, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ था फॉसल फ्यूल्स। ऑप्शन डी ये है। अब आपने जरा इन तीनों ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन है कि इनमें से ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? तो मैंने कहा कोल भी मेजर सोर्स है, पेट्रोलियम भी मेजर सोर्स है, नेचुरल गैस भी मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं दिया गया, बल्कि इसमें कहा गया फॉसल फ्यूल्स। आप इसको जरा स्टडी करें ना। मैंने कहा ना कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ये कलेक्टिवली फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो फॉसल फ्यूल्स, क्योंकि इसमें तीनों कंबाइन हो गए ना, तो फॉसल फ्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यू। अब आ जाए नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट। हम ना एट दिस स्टेज वी विल नॉट डिस्कस अबाउट, हम स्टडी नहीं करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को, क्योंकि वो एक माइनर सोर्स है। और जहां तक ताल्लुक है सेकेंड पीजीटी केमिस्ट्री का, उसमें इसको एज ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स भी स्टडी नहीं किया गया। हम इसको एक्सक्लूड करेंगे सिलेबस से। हम चाहते हैं कोल को पहले स्टडी करेंगे। कोल क्या है, तो आपने कुछ बातें, कुछ लिटरेचर, कुछ पॉइंट्स हैं वो कोल से रिलेटेड याद रखने हैं। पहला पॉइंट जो कोल है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कोल जो है ये एक्चुअली प्रेजेंट अंडर द सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ, प्रेजेंट अंडर द सेडिमेंट्स का मतलब है तहें, सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ। पाया कहां पे जाता है? ये जमीन की तहों के नीचे पाया जाता है। दूसरी बात ये जो कोल है, कोल जो है ये एक सॉलिड मटेरियल है। कोल एक्चुअली सॉलिड है। तीसरी बात जो सॉलिड से कोल से रेलेवेंट याद रखनी है ना, वो ये है कि कोल जो है वो हम उसको कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तो ये एनर्जी का सोर्स है, इसको फ्यूल के तौर पे डायरेक्टली जलाया भी जा सकता है। और सेकंड वन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल को डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट भी किया जा सकता है, और उसके अलावा इसको एनर्जी के सोर्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। उसके बाद कोल का कलर देखा जाए तो कोल कलर के हवाले से ब्लैकिश मटेरियल है। कोल कलर के हवाले से ब्लैकिश है। उसके बाद ये जो कोल है, मैं कहता हूं कि ये आप इसको कह लें कि ये एक मिक्सचर है। कोल जो है वो एक कंपाउंड नहीं है, बल्कि कोल जो है ना वो एक मिक्सचर है। कोल एक मिक्सचर है। और बड़ी अहम बात, कोल जो है अगर पाकिस्तान के अंदर कोल देखा जाए तो कोल पाकिस्तान में ये थर पार्कर में एग्जिस्ट करता है। यानी थर पार्कर जो कि सिंध में है ना, सिंध में पाकिस्तान के अंदर थर पार्कर इन सिंध, यहां पे कोल के कुछ रेजरवायर मिले हैं। कोल के रेजरवायर जो हैं वो मिले हैं थर पार्कर इन सिंध, पाकिस्तान के। और आखिरी आज के लेक्चर की बात, कोल से रिलेटेड बड़ी अहम बात वो ये कि जो पाकिस्तान का कोल है हम उसको कहते हैं पुअर क्वालिटी कोल। पाकिस्तान का कोल जो है, पाकिस्तान का जो कोल है, मैं पाकिस्तान को सिर्फ PA के लिख रहा हूं। पाकिस्तान का जो कोल है दैट इज द पुअर क्वालिटी कोल। अब कैसे पता लगेगा ये पुअर क्वालिटी कोल है? क्योंकि याद रखिएगा कि पाकिस्तान का कोल जो है वो थिन लेयर कोल है। फिजिकली ये पता लगता है कि वो कोल जिसकी लेयर मोटी होगी ना, जो थिक लेयर होगा वो अच्छा कोल है। और वो कोल जो थिन लेयर कोल होगा
दैट इज कॉल्ड पुअर क्वालिटी कोल। और पाकिस्तान के अंदर जो थरपारकर में आई मीन सिंध में जो कोल मिलता है वो थिन लेयर कोल है, और इसलिए वी कैन से दैट कि पाकिस्तान का कोल जो है वो पुअर क्वालिटी का है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह ताला कल हम रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कोल। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।